हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, आज आप सभी को जो मैथ का प्रैक्टिस करवाएंगे उसमें सबसे पहले आपको पता भी होगा कि कॉन्सेप्ट बताया जाता है पहले कोई चैप्टर का, फिर उसके बाद से उस पर कुछ सवाल बता दिए जाते हैं और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है 10 से 15 क्वेश्चन की। ठीक है ना। तो उसी कड़ी में आपको जो आज का प्रैक्टिस करवाएंगे वो है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। और ये कहाँ क्वेश्चन आता है? रेलवे में आता है आपका। यूपीएससी 2017 में भी इसके कुछ क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो आ सकता है, अगर सिलेबस में है तो आ ही सकता है और एसएससी के सिलेबस में है भी, तो आइए उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो नाम क्या है इसका? सांख्यिकी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैटिक्स। चलिए, इसमें देखिए 3 चीजें होती है। एक होता है माध्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक होता है माध्यिका, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक होता है बहुलक। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ना एक चीज बता दे रहे हैं, इसका हिंदी नाम तो जानना जरूरी है, उतना ही जरूरी है इसका इंग्लिश नाम भी। ठीक ना। तो माध्य को बोलते हैं मीन, इसको मीडियन, इसको मोड। ठीक है। तो मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग माध्य पढ़ लेते हैं, फिर बहुलक पढ़ लेते हैं। जो क्वेश्चन आता है उस टाइप का बताते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो अलग तरीके, कुछ ग्राफ भी वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। तो माध्य और बहुलक को पढ़ लेते हैं। तो पहला पढ़ लेते हैं माध्य। अब एक बात बता दें आपको कि माध्य का दूसरा नाम आप औसत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? औसत। अब जरा बताइए औसत निकलता कैसे है? तो आप कहते हैं योग बटा संख्या से। इसका मतलब है कि माध्य किससे निकलता है? योग बटा संख्या से। यानी अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि जरा बताओ 5, 10, 15, 20 का माध्य बताओ, तो क्या कर दोगे? सभी को जोड़ करके बटे जितनी संख्याएं हैं वही काम कर दोगे। यानी सभी को क्या कर दो भैया? जोड़ दो और बटे कितना? 4, क्योंकि 4 संख्या है ना। बस। तो 20, 5, 25 और 5, 30, 10, 40, 10, 50, 50 बटा 4 है ना, 12.5। ये इसका माध्य भी हो गया। यानी अगर माध्य को समझा जाए एक भाषा में, तो अगर औसत पता है यानी औसत ज्ञात करने आता है तो अपने को माध्य भी पता चल जाता है। तो माध्य आपको पता चल गया कि क्या होता है। अगर उसी की तरह से बात कर जाए, अब अगला वाला यानी बहुलक। अभी माध्यिका को छोड़ रहे हैं। ठीक है। बहुलक, बहुलक कहते किसे हैं? जितनी बार आवृत्ति होती है किसी भी आंकड़े में, जो आंकड़ा दिया जाता है जिसकी जितनी बार अधिक आवृत्ति होगी वही उसका बहुलक होता है। यानी अगर आवृत्ति ज्यादा, आवृत्ति माने ज्यादा बार आया हो, आवृत्ति ज्यादा है तो वही क्या होगा? आवृत्ति जिस संख्या की लिख लेना, जिस संख्या की आवृत्ति ज्यादा हो वही बहुलक होता है। जैसे एक एग्जांपल फिर समझ में आ जाएगा। जैसे 1, 2, 2, 3, 2, 5, 1, 2, 1, 2, 2। अब मान लीजिए इस तरीके का कोई आंकड़ा दिया, अब संख्या की जगह पर कुछ भी तो हो सकता है ना। तो इस तरीके का कोई आंकड़ा दे रखा है। यहाँ पर देखिए जरा, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है? यानी एक कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3 बार आ रहा है। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी क्या है? 6 बार आ रहा है 2, अर्थात इसका मतलब हुआ कि 2 की आवृत्ति 6 बार है। इसी वजह से इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा? 6 होगा। इस आंकड़े का बहुलक 6 होगा। ठीक है ना। कभी कभी इसको इस तरीके से दे देता है, सारणी बना के दे देता है। ठीक है। अरे सॉरी, 6 बार आया है ना, 2 का 2। ठीक है, 6 बार आया है तो इसका जो बहुलक होगा 2 होगा। ठीक है। कभी कभी इसका आंकड़ा बना देता है और यहाँ पर लिख देता है, जैसे मान लीजिए संख्या है कोई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या है और यहाँ पर उसकी बारंबारता है। बारंबारता माने कितनी बार है? चलिए ये नहीं रहता, 2 बार। ठीक है। तो संख्या मान लेते हैं 5 है, बारंबारता उसकी 6 है। ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 7 है, 5 है, 5 नहीं, 5 तो हो ही गया ना, 11 है और 6 है। अब इस तरीके का आंकड़ा दिया रहा है, रेलवे का सवाल था, इस तरीके का सवाल आता है। संख्या दिया रहे, बारंबारता उसका दिया रहे, पूछ है कि बताइए दी गई सारणी में या दिए गए उपरोक्त आंकड़े में किसकी बारंबारता दिखा, अर्थात बहुलक क्या है इन आंकड़ों का या इस सारणी का। तो आपका आंसर क्या होगा? जरा देखिए, 5 कितनी बार आया है? 6 बार। बारंबारता 6 है ना, तो 6 बार। 2 कितनी बार आया? 3 बार। 4 कितनी बार आया? 7 बार। 11 कितनी बार आया? 6 बार। सबसे अधिक कौन आया है? आप कहोगे 4 आया है।
तो यानी इस आंकड़े का जो बहुलक होगा वो होगा 4। 11 ना कर देना कि 11 बड़ी संख्या इस वजह से हो जाएगा। बड़ी संख्या से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, मतलब है जो सबसे ज्यादा बार है, ठीक है ना, उससे मतलब होता है। ठीक है, तो ये बातें भी समझ में आई होगी कि बहुलक क्या होता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं माध्यिका। ठीक है, दूसरा अब देखिए माध्यिका। माध्यिका दो बातें होती है इसमें जानना। एक होता है पदों की संख्या विषम पद रहे और पदों की संख्या सम रहे, यानी आंकड़ों की जो संख्या है वो एक विषम हो सकती है और एक सम हो सकती है। तो उस समय माध्यिका क्या होता है, यानी जब विषम हो तो माध्यिका क्या हो सकता है, उसका पहले फार्मूला ले लेते हैं, फिर इस पर फॉल भी समझ लेंगे थोड़ा। n+1/2 पद वही माध्यिका कहलाता है। उसी तरीके से अगर सम पद रहे तो उसकी माध्यिका अगर ज्ञात करनी है अपने को, तब क्या हो जाएगा, 1/2 पहले आधा कर देंगे, ठीक है ना, फिर n/2 पद, n/2 पद प्लस n/2 + 1। अब आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे कि ये सब क्या है, कुछ नहीं है, एक आंकड़ा से समझ लेते हैं। जैसे अब ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, 4, 2, 7, 6, 5 और 4। इसी का एक छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी वो बड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेता है थोड़ा सा, इसी को 34 कर देगा, 44 कर देगा, कुछ ऐसा कर देगा, ठीक है, कुछ ऐसा कर देगा, बड़ा कर देगा, 10 फोन दे देगा, लेकिन लगेगा। तो उसी तरीके से कॉन्सेप्ट थोड़े ना चेंज हो जाएगा। तो ये है आंकड़े दिए गए। अब दिए गए आंकड़ों का माध्यिका बताओ। अब हमको क्या लगता है कि दिए गए आंकड़ों का माध्यिका बताना, सबसे बीच में कौन है तो कहेंगे 7 है, वही आंसर हो जाएगा। नहीं भाई, देख करके आंसर नहीं बताया जा सकता इसका, तो कैसे बताया जा सकता है, आओ देखते हैं। माध्यिका में सबसे पहले काम करोगे कि पद पहले कितने हैं, उससे भी पहले काम करोगे। या तो इसको लिखोगे आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम। तो जब दो में से कोई एक लिखना है तो भैया हम आरोही लेकर के चलते हैं, बढ़ते हुए क्रम में कोई एक पर आ जाएगा तो एक ही पर लेकर के चलते हैं कि दोनों लगाओ एग्जाम में, दोनों तो नहीं लगा सकते ना, तो आरोही क्रम लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलो, तो जब आरोही क्रम, पहला काम है ये है माध्यिका ज्ञात करने का, पहला काम है आरोही क्रम। आरोही क्रम में आओ इसको सेट कर लिया जाए। अब बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा भैया, 2 आएगा, फिर कौन आएगा, 3, देखो 1 बार है, हाँ, फिर 4 2 बार है ना, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये हो गया अपना आरोही क्रम, पहला क्रम। अब दूसरा जो काम है वो देखेंगे कि कुल कितने पद हैं, यानी पहला काम हम देखे क्या किए, आरोही क्रम। दूसरा काम क्या किए, क्या देखेंगे, पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 का मतलब होता है विषम, विषम का मतलब होता है ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और जहां क्या होती है, पदों की संख्या, जहां आप लिख सकते हैं, जहां यन पदों की कुल संख्या है, ठीक है, ये पदों की कुल संख्या है। तो हम कर लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पदों की संख्या है 7, और 7 + 1 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का आधा 2, यानी क्या आएगा, चौथा पद। अब इस आंकड़े का देखेंगे चौथा पद है कौन सा, 1, 2, 3, 4, इसका माध्यिका कितना होगा, 4 होगा। बहुत ही आसानी से बताया जा सकता है, ठीक है ना, बस ये काम है। अगर वहीं पर बात करें कि अगर यहीं पर एक अंक कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, मान लेते हैं किसी में 8 बढ़ जाए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 8 बढ़ जाएगा, है ना। अब हम देखेंगे, पहला काम वही आरोही क्रम में सेट कर लिया, दूसरा काम पदों की संख्या। अब यहाँ पर पदों की संख्या क्या है, सब है, तो ये वाला नियम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 1/2, फिर क्या, n/2 पद, n कितने हैं, 8 पद है, तो 8 का आधा कितना, चौथा पद, प्लस 8/2 यानी 4, प्लस 1 यानी चौथा की जस्ट आगे वाला, यानी कौन सा, 5वां पद, बोलो। तो 1/2 चौथा कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 है, अब 5वां कितना है, 5 है, यानी 4 + 5, 5, 4, 9, 9 का आधा 4.5, ये होगा इसकी माध्यिका, ठीक है। तो जो सिंपल तरीके का सवाल बनता है, जो सिंपल तरीके का इस पर, देखिए इसमें सिंपल तरीके का ही सवाल बनाया जाता है,
ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत स्पेशल वो हाई स्कूल वाला सवाल आपको इसमें लगा दिया दे दिया जाएगा, ठीक है। उतना बड़ा नहीं दिया जाता है, ठीक है। और जो बड़ा दिया जाता है वो कुछ और एग्जाम में, जैसे सीडीएफ वगैरह उन सभी एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। तो उस एग्जाम की तो तैयारी नहीं करना। रेलवे में इस तरीके से आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इतने कॉन्सेप्ट से। तो ये आपका स्टैटिक्स सांख्यिकी आज का जो कॉन्सेप्ट जो बताते हैं उसमें ये कंप्लीट होता है। अब कर लिया जाए प्रैक्टिस, हाँ शुरू करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है ना। बताते हैं, इसे नोट कर लेना। और इंग्लिश नाम, अच्छा हाँ एक चीज और भूल रहे हैं, एक चीज और बता देते हैं यहाँ पर। ये सब चीजें तो समझ में ना, यहाँ पर लिखना एक फार्मूला भी होता है, लिखना बहुलक बराबर, और इस पर सवाल बता भी चुके थे, इंपॉर्टेंट है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है। इन लोग को दिख रहा है, इसमें दिख रहा है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, या तो लिख लेंगे, ठीक है ना, जो बोले लिख लीजिएगा। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अब बहुलक किसे कहते हैं भाई? मोड। तो यहीं पर इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसका फार्मूले को, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, बोलिए माइनस 2 इंटू मीन। कभी कभी ऐसे दे देता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको नोट कर लेना, इस फार्मूले को नोट कर लेना। अब फार्मूला नहीं पता तो नहीं सवाल लगा सकते हो ना, मिला था इसे। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल पर, है ना, प्रैक्टिस पर। और प्रैक्टिस में भी आप सभी को पता ही है कि एक क्वेश्चन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी बताया जाता है, और जो क्वेश्चन सामने है उसको भी बताया जाता है, तो थोड़ा जल्दी कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन देखिए सरलीकरण का तरीका तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका ही तरीका एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। अगर हम तरीका बता भी देंगे ना, तो जब तक हमारे उस तरीके को आप अपना खुद का तरीका नहीं बना लेंगे तब तक भी तो नहीं आएगा। तो उससे बेहतर आप खुद सीखिए, सरलीकरण को खुद सीखिए, ठीक है। और कोई भी सवाल हुआ मैथ, कोई भी सवाल हुआ, दो ही चीज तो मैथ में होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट लाइन में, और फर्स्ट लाइन के जस्ट बाद जो कॉन्सेप्ट आप लगा लेते हैं उसके बाद फिर पूरा का पूरा कैलकुलेशन होता है। अब वो आपके ऊपर है, आपकी स्पीड क्या है, आपकी थिंकिंग अप्रोच क्या है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। कभी कभी देखते हैं कि सवाल आता है लेकिन ऑप्शन में हम देखते ही नहीं है, लगाते चले जाते, लगाते पता चलता है इकाई आंसर का अलग था, हम इकाई आंसर कुछ काम किए नहीं। तो वो होना चाहिए, और वो कहीं मिलेगा नहीं, वो खुद से डेवलप होता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना, इसी को तो लोग कहते हैं प्रैक्टिस करो। इसी सवाल को देख लेते हैं, अब ये वाला सवाल है। अब इसी सवाल को लगाने बैठोगे तो फिर लगा चुके कि एकदम नहीं सबका क्यूब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे नहीं लगेगा। तो आओ देखते हैं कि फिर लगेगा कैसे। तो एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, कि फिर अलजेब्रा के भी सभी फार्मूलों को लिख देंगे एक बार, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है जरा बता देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। ये इसका एक फार्मूला होता है क्यूब वाले में। अगर एक बार बात करा जाए कि ये देखिए इसका गुणा हो रहा है, तो अगर हम इसको इधर भेजते हैं क्या हो जाएगा, ये कहेंगे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसी बात को समझने वाले, इस फार्मूले को समझने वाले इस सवाल को देख करके लगा लेंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम होना नहीं है। अब या तो आप कैलकुलेशन करने बैठ जाओ कि नहीं नहीं हम कैलकुलेशन करेंगे, हम नहीं मानेंगे तो ना मानो, मानना ना मानना आपके हाथ में, तो ना मानो तो वैसे ही कर लेना। लेकिन अगर मानना है तो इस तरीके से लगा दोगे। तो जरा बात को समझो कि सब के सब ए की वैल्यू दे रखा है। ए की वैल्यू कितनी है जरा देख लो 15, बी की वैल्यू कितनी है 20, सी की वैल्यू कितनी है 25। इन सभी का गुणा करोगे तो 3abc की वैल्यू दे रखा है, स्क्वायर इसका दे रखा है, बी का स्क्वायर दे रखा है, सी का स्क्वायर दे रखा है, माइनस ए बी माइनस बी सी, इन लोगों का गुणा माइनस सी है। इसी को तो ए प्लस बी प्लस, फिर तो इसको जोड़ दो ना भैया, कितना हो जाएगा 25 और 5 30 10 40 20 60, यही है इसका मान। पता है तो देखो कितना आसान से लग गया, नहीं पता तो फिर कारनामा करना पड़ेगा, है ना। तो कारनामा तो करना ना, लेकिन नौकरी पाने के बाद। अगला फल जरा देखो, बिठा दे इसे, फार्मूला नोट कर लेना।
लेकिन फार्मूलों को बता देंगे कि उसमें कैसे कैसे सवाल बनते हैं और किस किस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपको भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होता है तो जरूर कमेंट में बता दिया करिए, ताकि उस कॉन्सेप्ट को फिर बता देंगे। ठीक है ना। क्या होता है अगला क्वेश्चन जरा देखो। अभी जो इस टाइप के क्वेश्चन होता है ना, इस क्वेश्चन को हम पता है क्या करते हैं, छोटा छोटा कुछ सवाल होता है, उसको थोड़ा सा एक मारने के चक्कर में और जबरदस्ती के कुछ चक्कर में सवाल को बढ़ा ही देते हैं, और इतना बढ़ा देते हैं कि सवाल का फिर वो हाल हो जाता है कि छोड़ना पड़ जाता है। ठीक ना। और जब भी प्रैक्टिस किया करो, हम हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिस हमेशा किया करो, तो पन्ने के 4 भाग को कर लिया करो, एक भाग में FF लिखते रहो, नंबरिंग जरूर करते रहो। इससे पता चलता है कि जो सवाल हमारा आ रहा है वो तो आ जाएगा, और जो नहीं आ रहा तो पता तो चल जाएगा ना कि कहाँ तक लगा रखे थे। लेकिन हम लोग पेपर बड़ा खतरनाक करते हैं, है ना। फिर वहां पर तो दिक्कत होता है एग्जाम हॉल में। अब घर पर करेंगे प्रैक्टिस तो एग्जाम हॉल में भी दिक्कत होना है। आइए सवाल को लगाते हैं। अब देखिए ये लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, यानी लड़का, अगर सीधे सीधे देखा जाए तो लड़का कितना है 3 है, और लड़की कितनी है, कितनी है भाई 2। क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 पर रखो, 2 पर रखो, 300 पकड़ दो, 200 पकड़ दो, 30 पकड़ दो, 20 पकड़ दो, माने रेशियो में वो तो चलवा करेगा। लड़का 3 है करा। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है, माने 20% इनको मिल रहा है, 20% पा रहे हैं, तो कितने नहीं पा रहे हैं, 80 नहीं पा रहे हैं। इसमें कितना है भैया 25% पा रहे हैं, तो 75 नहीं पा रहे हैं। ये भी तो बात है, बोलो। हाँ तो क्या था, ये हो गया इतना। अभी बाबा तो सवाल क्या पूछ रहा है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है भाई। 80% लड़कों को नहीं मिला, 75% लड़कियों को नहीं मिला। तो आइए कैसे करते हैं जरा इसको समझते हैं। 3 का कितना 80%, 80% को बोलते क्या है 4/5, ये तो बोलते हैं 80% को। बोलो ये क्या हो गया, ये वो लड़के हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिला है। इसमें प्लस और भी तो है, लड़कियां भी तो है इसमें शामिल, ठीक ना। अब 75% को क्या बोलते भैया 3/4। ये कौन लोग हैं, ये इतने कौन लोग हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिला। और कुल कितने लोग हैं तो दिख नहीं रहा, साफ 3 2 5% निकालना तो बोले 100 कर दो, बात खत्म। इसी सवाल को लगाना है, इसी को सॉल्व करना। अब सॉल्व करने में क्या क्या करना जरा देख लो। ये ना 3 चौके 12, 12/5, 3 दूना 6/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो 5 चौके 20 आ जाएगा ना, यहाँ पर 4, 12 चौके 48, प्लस 5, 5 चौके 30, ये ना गुणे 100, और 5 का बगल में ही गुणा होगा ना, 20 बच्चे 100, 48 और 30 कितना हो जाएगा भैया 78%। अब कैलकुलेशन जितना आप कर पाओ, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है, ये बातें समझ में आई। तो यक्ष मानोगे तो कहानी बदल लोगे खुद का, फिर वही बात होता है। और अच्छा यहाँ का प्रेफर तो अलग होता है, वहां का प्रेफर बहुत अलग होता है, बहुत ज्यादा अलग होता है। क्योंकि वहां पर तो छोटे छोटे सवाल भी नहीं आते, वहां पर तो 2 दूना भी 5 समझ में आता है, और एक बार समझ में आता है तो फिर वही हाल होता है, ठीक है। तो वही ना हो उसी के लिए तो प्रैक्टिस की जाती है ना। अगले सवाल पर चला गया। अगला सवाल जरा समझना, ये चीज समझ में आ गई होगी ना। अगला जरा सवाल देखो क्या है, क्या रहा है। आप लोगों का भी रहता है कि कमेंट की बहुत जल्दी में तुम्हें सवाल बता दिया जाता है। देखिए एक बात बता देना कि जितना समय फिर भी दिया जाता है जो बात करने के लिए, उतना समय में लगाना फिर भी पर्याप्त है, और आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो ध्यान देना आपको। और हाँ अगला क्वेश्चन जरा देखिए, कराया कि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पर 2 सवाल बनता है। एक बार 11 मीटर कपड़े के बराबर उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। एक बार हो सकता है 11 मीटर कपड़े के बराबर उसे क्या हो जाए, हानि हो जाए। हो सकता है कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है। बहुत ही आसानी से समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे इस सवाल को। आइए समझते हैं। अगर हम यहाँ पर ये कह दें कि जो 1 मीटर का कपड़ा है, अगर हम कहते हैं 1 मीटर कपड़े का दाम अगर हम 1 रुपया मान लें, तो कोई हर्ज हो तो बताओ।
तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है भैया? तो आपका रोज सेलिंग प्राइस 33 रुपया, क्योंकि 33 मीटर कपड़ा बेचे तो सेलिंग प्राइस 33 रुपया है ना? अच्छा, प्रॉफिट किसमें शामिल होता है? प्रॉफिट किसमें शामिल होता है? इसी में तो होता है। बोलो यार, इसमें से अगर हम प्रॉफिट निकाल दें तो यही तो सीपी का फार्मूला होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। या सीपी में प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो एसपी आता है ना? तो प्रॉफिट है अपना 11 का, 11 रुपया। तो जरा बताओ अपना सीपी कितना है? साफ साफ दिख रहा है, 33 में से 11 को माइनस करेंगे 22 आ गया। अब अपने को क्या पता करना भैया? परसेंटेज, फायदा कितना परसेंट का हो रहा है? कितना का हो रहा है? 11 का। सीपी पर तो यही होता है 22 गुणे 100, 11 दूना 22 और ये 50%। यही तो। अगर यही सवाल 11 की जगह पर अगर कर देता 11%, 11 मीटर कपड़े के बराबर हानि हुई, तब क्या करते? तब हो जाता लॉस। हो जाता कि नहीं हो जाता? तब ये हो जाता लॉस। तो एसपी कितना है? 33 और लॉस कितना है? 11। तो जरा बताओ सीपी कितना हो जाता है? तब हम कहते हैं कि इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि सीपी तब ज्यादा है तभी तो लॉस हो रहा है। बोलो, तब सीपी कितना हो जाता? 44। बताओ फायदा निकालोगे कि नहीं निकालोगे? क्या हो जाएगा यहां से? 11 इस पर 44 पर गुणे 100, चौके 44 और ये कितनी बार में? 25%। ठीक है? अच्छा, 25% क्या लाभ न कर देना, उससे हानि हुआ ना, तो 25% हानि हो रहा है उससे। ठीक है? और यहाँ पर लाभ हो रहा है तो यहाँ पर लाभ, और ना पता चलेगा ना, ऑप्शन में पहला दिया रहेगा 25% लाभ, और हम भी एकदम पहला ऑप्शन देखे और मार करके सोचे बस बस अब मिल गया हमको, है ना? और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये भी चीजें समझ में आई होंगी। इसमें 2 सवाल था, ठीक है ना? अगला सवाल जरा लगाओ। ये तो आसान सवाल हुआ ना? ये तो लग ही जाएगा। यार 6000 रुपए के लेवल मूल्य पर 2 क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घट करके इतना हो जाता है, कितना हो जाता है वही पूछ रहा है, और 2 छूट दे रखा है। अपने को पता है कि अगर हम एसपी निकालते हैं, क्योंकि जो दुकानदार होता है मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देता है, यहाँ पर 1 डिस्काउंट की जगह पर 2 डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हमेशा 100 से कम ही होता है, यानी 100 से घटाते हैं ना डिस्काउंट को। 25% डिस्काउंट दे रहा है तो कहते हैं 75% हमसे ले रहा है। भाई अगर एक दुकानदार 100% छाप रहा है दुकान पर किसी कपड़े पर और 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या कर रहा है? वो 75% आपसे ले रहा है, ये कहिए, चाहे कहिए कि आप 75% उसे दे रहे हैं। तो आपका तो सीपी हुआ और उसका दुकानदार का एसपी हुआ। वो तो बेच रहा है ना भैया, वो बेच रहा है, दुकानदार बेच रहा है और आप खरीद रहे हैं, तो आपका खरीदने का मूल्य है 75, उसका बेचने का है 75, है ना? दोनों बातें एक ही होती है। तो एसपी क्या बोले थे? हाँ एसपी। अच्छा नहीं, अभी तो क्या करो ना। हाँ, तो क्या होता है? मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट मिलता है। अगर 1 डिस्काउंट है तो पहला कर देंगे, एक और है तो दूसरा, एक और है तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, जब तक इच्छा करते रहिए, है ना? तो अब निकाल लेते हैं। मार्केट प्राइस कितना है? 6000 है ना? 6000 के लेवल पर बोल रहा है। डिस्काउंट कितना पहला? 10%, यानी 10% दे रहा तो 90 लेगा, 10 घटाएंगे इसमें 90, और ये क्या करेगा? कितना है? 20, 80। सॉल्व करना, 1 2 1 2 1 1 1 1 काटना ही तो है ना? 8 9 72 6 गुणे 720 कितना हो जाएगा? ये ना हो जाएगा? हाँ 0। 6 दूना 12 के 2, 1 आया, 6 7 42 और 1 4320। इस सवाल में कोई विशेष दम नहीं था, है ना? लेकिन आया हुआ तो सवाल है, दम रहे ना रहे, ठीक ना? तो दम ही चाहते हैं तो अगला फल देखिए। चलिए अगला फल लगाइए। अभी ठीक है, चल रहा है। अगला फल जरा लगाइए। 750 को x, y और z 3 भागों में बांटा जाए इस प्रकार कि x - 5 y - 10 z - 15 का अनुपात इतना हो जाए, तो x y z का हिस्सा क्या होगा? ठीक है? अच्छा, ऐसे सवाल को सबसे पहले समझते हैं। जब कहता है कि x y z में 3 लोगों में बांटा गया है 750 रुपया, ठीक है? यहाँ पर कुछ लोग ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन में अगर चेक करेंगे तो अगर 750 जो होगा वही तो आंसर होगा, तो अगर 750 वाला है तो आंसर होगा। लेकिन वो भी होशियार एग्जाम, मतलब इतना छोटा फल तो नहीं देगा,
है ना, कि कोई एक ऑप्शन 5.5 से जोड़ करके बाकी कोई इवन ही करे, तो ऐसे तो नहीं लगा सकते हैं। और अगर ऐसा हो रहा तब तो ठीक है, तब तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। आइए, तो जब अभी कहता है कि एक्स वाई जेड तीन लोगों में विभाजित किया जाए, इसका मतलब है कि तीनों लोगों का योग कहीं कहीं 550 है, ये हमको समझ में आया। यानी आया समझ में पहली बात क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 750, ये बातें समझ में आई, रख देते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना, अच्छी बात है। अगला क्या करा, एक्स माइनस 5, यही ना अनुपात है, अनुपात में रखा ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको हम अलग अलग यहीं पर लेकर के चलना, अगर अलग अलग करना है अनुपात को, तो एक्स माइनस 5 वाई माइनस 10 जेड माइनस 15, 5 4 और 3 के अनुपात में ना, इसको हम कर लेते हैं 5 के मान लेते हैं अनुपात में 5 के। फिर अगला क्या है, वाई माइनस 10, ये किसके अनुपात में है, 4 के। और अगला क्या है, जेड माइनस 15, ये किसके अनुपात में भैया, 3 के। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं दिक्कत, तो अच्छी बात है। इन सभी को जोड़ लेते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये अंकों को जोड़ लेते हैं तो 10 5 15, 15 15 30, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 30, है ना। और 4 5 4 9 3 12 के प्लस 30, ये ना। जरा इसका वैल्यू बताओ, ऊपर साफ साफ दिख रहा है, तो लगाने वाले इस चीज को ऐसे ही समझ करके चलते हैं कि तीनों विभाजित हो तो 750 होगा ही होगा, तो तुरंत इधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ करके इसको उधर ले जाते हैं 30, या उसको उधर लेकर के झूठे में चले गए ना, फिर इधर लाना पड़ेगा, इसे -30 ही रहने देना चाहिए था, ठीक है। अभी कर लेते हैं, तो 750 में से 30 घटेगा तो कितना आ जाएगा भैया, 720 इक्वल टू 12 के, तो 12 6 72, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 60। के की वैल्यू कितनी आ गई, 60। क्या चाहिए अपने को, एक्स वाई जेड सबका ऐसा चाहिए, तो यहां पर अगर हम रख दें के की वैल्यू 60, तो 6 बच्चे 300, और ये 5 इधर आएगा तो प्लस 5 होकर के 305 होगा। अगर किसी पहले ऑफर में 305, किसी एक ऑफर में अगर 305 है तो भैया वही सही होगा, ये जान लेना, फिर सबको लगाने की जरूरत नहीं है, एक के ऑप्शन में है वही होगा। तो इसी को बोलते हैं कि जब वहां पर हम सॉल्व करते हैं, अगर यही दिमाग अगर आपके अंदर आ जाए तुरंत में उस समय, तो आप सवाल को जल्दी लगा लेंगे, कुछ समय बचेगा। अदरवाइज वही नहीं, हम जब तक एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात नहीं करेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे, तो न मानिए, आइए लगा लिया जाए। तो क्या हो जाएगा, की वैल्यू 60, यहाँ पे 6 चौके 24, कितना हो जाएगा ये 240, आप प्लस 10 यानी 250। आप न मानिए, वो मान आता रहेगा, देखिए 250 भी आया अगला बार। फिर अगला 3 के 60 6 3 18 180 प्लस 15 195, मत मानिए, इसको भी तो लगाइए, ये आपके आंसर है ना। कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है। चलो अगला फल देखो, अगला फल देखो जरा, अच्छा सवाल देखो। ए बी और सी किसी काम को अकेले 8 9 और 12 दिन में समाप्त करते हैं। सी अकेला काम करना शुरू करता है और 1 दिन के बाद बी जुड़ता है, और काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए जुड़ता है, ठीक है। इसकी भाषा को अगर समझ में आ गया तो समझ लेना, सवाल और आसानी से आ जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा, ठीक। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, आइए समझते हैं। यहाँ पे करा देते हैं। अगर एक बात करा जाए कि जो सी है, करा सी अकेला काम अंतिम तक कर रहा ना, तो ये मान लेते हैं कि सी पूरा का पूरा काम एक्स दिन में कर रहा है। कितने दिन में, एक्स दिन, इसको पूरा का पूरा लग रहा है, बोलो है नहीं। अगर सी को एक्स दिन लग रहा है तो जरा देखते हैं बी कितने दिन लग रहा है इसको। ये शुरू से लेकर के मतलब काम यहाँ पर है और यहाँ पर काम खत्म हो रहा है, तो सी तो यहाँ तक किया है, लेकिन बी तो 1 दिन बाद आया, यानी 1 दिन कम किया है कि नहीं किया है भाई, ये यहां से आया है ना, तो 1 दिन कम किया यार, इसका मतलब है कि 1 दिन कम किया ये, बोलो। और ए 3 दिन बाद आया, इसका मतलब है कितना दिन कम किया है, 3 दिन कम किया है। ये बातें समझ में आई हो तो बताओ, ये तो अब यही लोग पूरा का पूरा मिलकर के काम कर रहा है, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अब आओ देखें, तो ये 1 दिन काम कर रहा है, अब पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, तो 1 दिन का काम 1/8 प्लस फिर क्या है
किसका कर रहे हैं, ए से शुरू करते हैं ना, ए बी सी, तो x-3 हो जाएगा, ठीक है ना, x-3 8 दिन में कर रहा है। फिर अगला कौन बी, x-4 दिन में कर रहा है, और एक दिन में काम कितना कर रहा है, 1/9, क्योंकि 9 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन का काम 1/9 यानी 1/9 प्लस अगला कितना हो जाएगा x माइनस, अरे सॉरी इसी है ना x, और कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, और मिल करके एक काम कर रहे हैं। ये बातें समझ में आए कि नहीं आए ना, है तो फिर से बता देते हैं। सी शुरू से क्या 3 तक कर रहा था, बी 1 दिन कम किया, ए 3 दिन कम किया, क्योंकि 3 दिन बाद आया तो 3 दिन कम किया। एक ही दिन का काम निकालेंगे, अगर हम एक पूरा काम 8 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में करेगा भाई, पूरा काम अगर कर रहा है 8 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/8, 1/8, और कितने दिन तक काम करना है x-3 है ना, x-3 तक 8 काम कर रहा है ये, x-1 ये एक दिन कम आया है 9 का, x पूरा अंतिम तक कर रहा है ये 12। इसी को सॉल्व करेंगे, 8 9 12 का कितना हो जाएगा 72, तो 8 9 72 9 होगा, और कितना हो जाएगा 9x माइनस 27 प्लस 8 9 यहाँ पर 8x माइनस 8, फिर 6 ना 6x इक्वल टू 1। कोई दिक्कत हो तो बताओ, x वाले को एक पास कर लेते हैं, तो 9x प्लस 8x प्लस 6x इक्वल टू 72 का नंबर 72 प्लस क्या 27, क्योंकि माइनस उधर प्लस हो जाएगा, प्लस 8। ये बातें समझ में आई हो तो बताओ, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो जरा यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को रोक लेते हैं कुछ चीजों को समझाने के लिए। यहाँ से इसकी वैल्यू फार्मूले वही आंसर है, ठीक है, लेकिन हम रोक लेते हैं क्योंकि पूरे पूछ रहा ना कि पूरे कितने दिन में खत्म हुआ काम, कब तक काम चला, वो तो 1 दिन तक काम चला, क्योंकि फी ही तो अंतिम तक कर रहा था। अगर हम बात करें इस तरीके को ऐसे लगा जाए इस सवाल को, जैसा कि आपका ट्रेंडिंग चलता रहता है कि किस तरीके से लगाना है, ये 8 दिन में कर रहा है, ये 9 दिन में कर रहा है, और वो कितने दिन में कर रहा था 12 दिन में। क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 72 आया, इसकी क्षमताएं निकालते हैं, कितना आएगा ये 9, और इसका कितना आएगा 8, और इसका कितना आएगा 12 है ना, 17 लिख रखते हैं। अच्छा, क्योंकि क्षमता बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमको जरा एक बात बताओ, यहाँ पर पूरे काम कितने हैं 72, यही ना। बी क्या हुआ है, 1 दिन बाद आया है, कहाँ आया 1 दिन बाद। अगर 1 दिन पहले आया होता, यानी उस दिन जिस दिन से काम शुरू हुआ होता, अगर उस दिन आया होता तो काम किया होता कि नहीं किया होता। 1 दिन कम काम किया है तो वो काम कौन करेगा, लोगों पर बोझ तो बढ़ेगा। बोलो, वो काम नहीं किया ना, काम नहीं किया तो उसे काम करना पड़ेगा। अगर ये काम किया होता है, इसका मतलब है 1 दिन नहीं आया और 1 दिन आया होता और काम किया होता, तो 1 दिन में भी कितना काम किया होता 8 काम, बिल्कुल सही है। अब देखो एक ही कहानी समझते हैं, ये 3 दिन नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया। अगर ये भी 3 दिन काम किया होता तो 1 दिन में ये 9 काम कर रहा, तो 3 दिन में कितना काम कर रहा होता, ये भी 9 दिन सकता है इसका, है ना। और क्या याद करना अपने को, समय, तो समय बराबर क्या होता है कार्य बटे क्षमता, और कर तो सब रहा है ना, तो 9 8 17 और 17 6 23, है ना। अब इसको जोड़ लेते, 72 8 80 80 20 107/23 जो आ जाए, कितना बार आ जाएगा 4 सही आएगा क्या, 4 सही 23 चौके 98 ना, और 8 उधर 5 इधर, 8 5 15 15/23 दिन, 4 से 15। एक तो आप लोग ना ऐसा आंसर देख करके ना सवाल को जल्दी छोड़ देते हैं, समय नहीं लगाते हैं छोड़ने में, है ना। अच्छा एक बात समझो, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर रोके थे, जरा एक चीज समझो। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, जरा इसको समझो, यहाँ पर हुआ क्या है। देखो 72 आया है, बोलो हाँ, 8 ही आया है, बोलो हाँ, 27 आया है, बोलो हाँ, और यहाँ पर देखो 9 8 17 26 एक्स, और जब एक्स की वैल्यू निकालो तो 23 से भाग दे रहे हो। ये कॉन्सेप्ट तो यही तो है, बोलो। इसका मतलब है कि अगर अपने को मूल चीजें समझ में आ रही है तो हम इससे भी जल्दी लगा लेंगे। तो हमको ये सीखना है, लेकिन इसी से इसको सीखना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में अगर हम ऐसे लगाने बैठेंगे तो ये तो फिर भी कैलकुलेटिव नहीं है,
इसमें कैलकुलेशन नहीं है। एक्स वाले तो बिल्कुल उनके लिए तो कैलकुलेटिव ही है, उनके लिए तो यही ठीक पड़ेगा। लेकिन इससे भी अच्छा खासा फॉल आता है जो नहीं जल्दी सॉल्व होते हैं, फिर वो क्या करोगे, फिर छोड़ना तो पड़ जाएगा। एक्स में फंसोगे तो ये वो चीज वो तरीका सीखो, चीजें जानो। चलो अगला सवाल बात करो, तो चीजें समझ में आया होगा ये सवाल। अगला सवाल पर चलते हैं ना। अगला सवाल जरा लगाओ, ये देखो अच्छा सवाल है। बोलो बोलो क्या करते हो, अच्छा सवाल है ना ये। करा सबसे पहले तो सवाल नहीं समझ में आता कई बार ना, तो इसमें से भी सवाल छूट जाता है। और पहले सवाल समझाते हैं फिर देखो ना सवाल आसान हो जाएगा। करा 3 अनुपात 2 के अनुपात में दूध और पानी, अच्छी बात है, दूध और पानी है। एक द्रव में 2 लीटर की मात्रा को, मान लो 2 लीटर में जो अनुपात हो 3 अनुपात 2 का है। फिर अगली बात कर रहे हैं, और 2 अनुपात 3 के अनुपात में दूध और पानी एक अन्य द्रव वो 3 लीटर की मात्रा है। यानी 3 में 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है, और एक 2 लीटर में 3 अनुपात 2 का अनुपात 3 है। तो बाद में क्या बोला, दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा, वही होता है। ऐसे पढ़ पढ़ करके अनुपात 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 लगता है यार छोड़ते हैं, नहीं भाई समझते हैं। एक बात बताओ, मिश्रण वन यानी द्रव वन कितना था, 2 लीटर था कि नहीं था। इसमें अनुपात कितना था, 3 अनुपात है 2 का, किसका, मिल्क और वाटर है ना। इसमें आप मिल्क निकाल लेते हैं, मिल्क कितना है, तो कितना है, पूरी मात्रा 2 है, और ये 2 लीटर में ही तो निकालेंगे, और कुल है कितनी मात्रा, 5, और किसका ज्ञात करना, मिल्क का, ये हो गया। नहीं समझे, अरे भाई मिल्क कितना है यहाँ पर 3, कुल मात्रा कितनी 5, किसका 2 लीटर में ही तो, यही तो, ये मिल्क हो गया। अब वाटर निकाल लेते हैं, वाटर भी तो दुनिया में है, तो है कुल कितना 5, कितना बचा है 2, ये वाटर का हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6/5, और यहाँ पर 2 दूना 4/5, ये हो गया पहली बात। अब निकालते हैं द्रव 2 का। अब समझ में आ गया होगा कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। द्रव 2 में क्या है, 2/3 हो जा रहा ना, ओहो हाँ 2/3 है। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं मिल्क और वाटर का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल्क कितना हो जाएगा भैया, 3 गुणे कुल कितनी मात्रा है 5 की, और यहाँ पर है कितना दूध 2, वाटर कितना है भैया पानी 3 में ही कुल मात्रा है 5 की, और है कितना पानी 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूना 6/5, और 3 त्रिका 9/5। अब दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं, कर रहा है दूध और पानी का अनुपात बताओ, तो दूध को दूध के साथ और पानी को पानी के साथ जोड़ लेते हैं, बता जाएगा, और जोड़ लो। अब तो भैया ये वही वाला चीज हो गया जो कक्षा 1 और 2 के लड़के भिन्न सॉल्व करते हैं। ये ना 6/5 प्लस यहाँ पर कितना 6/5 है, बटा यहाँ पर क्या है 4/5, प्लस यहाँ पर क्या है 9/5। जरा देखो जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर का ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 6 12, 9 4 13, 12 13 ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, हटा दे। अगला फल देखो, छोटा सवाल है लेकिन फिर भी घुमाने फिराने के लिए पर्याप्त है ना। अब छोटा फल हो तो एक चीज और बता देना, अगर फल ये लगे कि छोटा है तो कम भी समय भी कम लगना चाहिए, ठीक है, इसकी भी जिम्मेदारी रखिए। देखिए किसी दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, पहले समझा देते हैं फिर आपको बड़ी छोटे तरीके से बताते हैं, बहुत ही छोटे तरीके से, और थोड़ा बड़े सवाल भी इस तरीके का आएगा तो छोटे में कैसे लगेगा। अगर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, इसका मतलब हमको अपने को पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। बोलो मूलधन 100 रुपया था, करा 12 वर्ष बाद 200 रुपया हो गया, यानी ये मिश्रधन है और ये मूलधन है। तो अगर बात करा जाए कि यहां से हमको FI कितना मिल गया है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो 100 रुपये का सीधा सीधा मिला है। बोलो
भाई कोई राशि 12 वर्ष में 2 गुना हो गई यानी 200 रुपये हो गए, तो 100 रुपये अपने को ब्याज मिल रहा है, इसी फार्मूले में रख देते हैं। साधारण ब्याज कितना है 100 रुपया बराबर मूलधन कितना था, यही तो था 100 रुपया गुणे दर, यही तो पता करना है ना। समय कितना था 12 वर्ष का बटे 100, ठीक है ना। जरा चीज समझा ना, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैसे वो चीजें सीखी जाती है, ठीक ना। एक बेस्ट मेथड जो जल्दी में लगा सकते हैं। जरा देखो इधर 100 से 100 कट गया ये, बोलो 100 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 बटा 12 बराबर दर, अर्थात दर की मात्रा कितनी आ जाएगी 100 बटा 12 कितना होता है 8 सही 1/3%, है ना। 8 × 24 1/25/3, हाँ ठीक है। जरा एक बात समझो यहाँ पर, ये देखो लगाने वाले कैसे लगाते, लगाने वाले मात्र इस लाइन को लगाते हैं, कैसे आओ समझते हैं। अगर यहाँ पर ये बोला है कि एक वर्ष, ये क्या बोला है 2 वर्षों में, सॉरी सम की 2 गुनी, 12 वर्षों में सम क्या हो रही है 2 गुनी, कितना गुनी बोला है यहाँ पर 2 गुनी, पहले कितनी थी 1 गुनी, यही ना, और अब कितना हुई है 2 गुनी। अगर इसी को बोल देता कि 3 गुनी हो जाती, कितनी हो जाती 3 गुनी 4 गुनी जो इच्छा, ठीक है 3 गुनी कर देते हैं, 3 गुनी करते हैं, ठीक है कि कुछ और करते हैं 5 गुनी करता है, कुछ और करता है 3 गुनी कर देते हैं। ऐसे भी देता है कभी कभी 1.5 गुना 2.5 गुना, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, सब आ जाएगा, पहले 3 गुनी को समझ लेते हैं। अब कह रहा है यही सेम सवाल अगर 3 गुनी पर सवाल पूछा होता तो क्या होता, तो हम साथ इसको ऐसे लगाते हैं 100 रुपया की राशि कितनी हो गई है 300, तो अपने को एसआई कितना मिला है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 200 का, तो हम इस फार्मूले पर रखते हैं, इस वाले पर कितना होता है 200 बराबर 100 गुणे दर ज्ञात करते हैं, समय कितना था वही 12 वर्ष बटा 100, ये देखो जरा सा 2, और यहां पर जरा देखना 2 इधर कर देना 100 इधर आएगा 100 अब बटा 12 इक्वल टू दर। ध्यान से समझना, यहाँ पर फॉर्म बहुत है। जब 1 गुने का अंतर था तो मात्र क्या हुआ है 100 बटा 12 हुआ है, यानी 100 बटा दर, अरे सॉरी 100 बटा समय, तो दर आया है। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर दर की अगर दर दिया होता समय पूछा होता तो आंसर हो जाता क्या 100 बटा समय अगर करोगे तो दर आएगा, और 100 बटा अगर दर करोगे तो समय आएगा। इस बात को समझे कि नहीं, समझे इस बात को। और उतना नहीं, अब देखो अब ये सुनो, यहां पर क्या हुआ 1 गुनी से 2 गुनी हुआ था, यहां पर क्या हुआ था 1 गुनी से 3 गुनी हुआ था ना। जरा एक बात बताओ, हम इसको मिटा देते, इसको थोड़ी देर के लिए ढक दो, हो तो वही रहा है जो पहले में हुआ है, क्या 100 बटा 12, 12 क्या है समय था ना, कहा 12 समय था, तो 100 बटा समय इसको टू दर, लेकिन अंतरवा गुना का कितना है 2 गुना, तो 2 का गुणा 3 रहेगा, तो अब समझ में आ गया। यानी अगर यही कर देता 5 गुना, तो 1 और 5 का अंतर कितना हुआ 4, तो 4 का गुणा। अगर वही कहता 1.5 गुना, अब देखो 1 और 1.5 का अंतर कितना 0.5 ना, तो 0.5 का गुणा। अब समझ में आया, समझ में आया। अगर कह देता 2 से 1/3 गुना, तो 3 गुना 6 1 7/3 ना, क्या कर रहे इसको, इसमें घटा रहा ना 1 को, क्या हो जाएगा 3 1 3 4/3 4/3 गुणा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो सवाल ये है, और इसमें 2 सवाल बनता है। यहां पर क्या पूछा दर पूछा ना, समय भी पूछ सकता है, तो भी वही काम करोगे। यानी साधारण ब्याज में अगर इस तरीके का सवाल पूछ रहा है तो 100 बटा दर या 100 बटा समय, 100 बटा दर करोगे तो समय आएगा, 100 बटा समय करोगे तो दर आएगा, और जितना गुना करेगा उसका अंतर ले लोगे, डायरेक्ट उसका अंतर से गुणा कर दोगे, तो वो चीजें आ जाएंगी जैसे कि यहाँ पर है। क्लियर हो बोलो तो अच्छी बात है, क्लियर होगी। अगला सवाल इसको उतार लेना, अगला फल हटा दो इसे। अगला फल देखो, करें उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं का इतना गुना हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, करें 4 वर्षों में हो जाती है, इसका मतलब है एक बात तो स्पष्ट है, अंतर कितने का है, तो आप कहोगे 4 वर्ष का।
अगर ये बात ना समझ आए तो बोलो फिर से बोल देते हैं। कर है 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि अंतर 4 वर्षों का है, ये है ना। अगर अंतर 4 वर्षों का है तो हम कल के डेट में एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि अंतर अगर 1 वर्ष का है तो छोटा और बड़े का अंतर लेकर के बटे छोटा गुणे 100। कल देख लेना, कल का वीडियो, ठीक है। अगर अंतर 2 वर्ष का है तो सबसे पहले वो किसी न किसी के स्क्वायर होंगे, नहीं स्क्वायर होंगे ना तो काटने पर स्क्वायर आ जाएगा। अगर अंतर 3 वर्ष का है तो किसी न किसी के क्यूब रूट होंगे, और अगर अंतर 4 वर्षों का है तो किसी न किसी के चतुर्थ मूल होंगे। तो चतुर्थ मूल यहां पर हम ज्ञान करेंगे किसका, जो दे रखा है, यानी 1 4 6 4 1 बटा, तो ये किसका चतुर्थ मूल होता है, तो आप कहोगे 11 का, और ये किसका होता है 10 का, ठीक है। इस सवाल को ऐसे भी बनाया जा सकता था कि अगर कोई राशि 5 वर्षों में 10,000 है, 5 वर्षों में, और 9 वर्षों में 14,641 रुपया हो जाती बोलेगा। 5 वर्षों में इतना हो जाती है यानी प्रदान, और 9 वर्षों में इतना हो जाती, तो दर ज्ञान करो। चाहे ऐसे बोले और चाहे जैसे सवाल दिया ऐसे बोले, दोनों का बात एक ही, रोज समझना जरूरी है, ठीक है ना। अगर वो मात्र कह रहा है 4 वर्ष में इतना हो जाती है, इसका मतलब 4 वर्ष का अंतर है, और इसका भी मतलब 4 वर्ष का अंतर है ना। तो बस क्या कर देंगे, इनका क्यूब क्या नाम है, 4 वर्ष ना, तो चतुर्थ मूल निकालिए, 11 और 10 आया। हमने क्या बोला था, बड़ा मान छोटा करोगे इसका अंतर कितना होगा, 1 ना, 1 होगा। और पहले कौन हो रहा था, 5 वर्ष कौन था पहले, शुरुआत में था, क्या कह सकते हैं, पहले कौन था, 10 हुआ होगा, तब नहीं 11 होगा भाई, पहले राशि कम थी, जब ब्याज लगा तभी तो ज्यादा होगा। तो बटे 10 गुणे 100, जरा देख लो कितना आसानी से चीजें है ना। और कॉन्सेप्ट से लगाओगे तो भी लग जाएगा, a बराबर p 1 + r/100 है ना। यहां से क्या हो जाएगा, a बटा p कर दोगे, 1 + r/100 टू द पावर 4 है ना ये, और a का वैल्यू ये है, p का वैल्यू ये है, रख दोगे उठा करके, बात वही होगा। चतुर्थ मूल आएगा 11 बटा 10 आएगा, 1 इधर करोगे, 11 बटा 10 में से 1 जाएगा, 1 बटा 10 गुणे 100 = 10%, तब भी आएगा वही चीज। तो इस फार्मूले से भी तुम लगा सकते हो, और इस तरीके से समझ के भी लगा सकते हो, ठीक है। तो 4 वर्षों में कहने का मतलब 4 वर्षों का अंतर है, 3 वर्षों में कहने का मतलब 3 वर्ष का अंतर है, ठीक है ना। ये चीजें भी समझना है। चलिए अगला सवाल है, अब देखो ये सवाल है, 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके बेटे की 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ऐसे सवाल तो ना और आसाना होते हैं, रीजन बताएं क्यों, जरा समझते हैं। यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर है माँ और बेटा, है ना। इनका अनुपात पहले कितना था, कब था वो, 10 वर्ष पहले ना, 10 वर्ष पहले। एक बात बताओ, इसमें तो समझना भी नहीं है कि कौन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है माँ की उम्र ज्यादा होगी। क्या कर रहा है, 3 गुना थी, तो इसका मतलब ये 3 रहा होगा, ये 1 रहा होगा। बोलो आया नहीं कि इसको कर दोगे 1 और इसको बेटा को कर दोगे 3, पॉसिबल है ऐसा नहीं ना। तो 3 और 1 का अनुपात हो गया। 10 वर्ष बाद क्या हुआ, 10 वर्ष बाद हो गया, कह रहा है बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाती। किसकी आयु, बेटे की आयु 2 गुनी हो जाएगी, माँ की ही तो आयु 2 गुनी होगी ना। ये 2 और ये 1, तो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छी बात है। और देख लेते हैं, इधर देखो जरा सा, हम बोले थे ऐसे कि ये पहले का अनुपात है और ये बाद का अनुपात हो जा रहा है। जरा देखो इनका अंतर क्या है, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, अंतर कितने का इन लोगों का, कहोगे 20 का, है ना। 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद 20 का। करना कुछ नहीं है, 3 से 3 गुणा करना, 1 समान होगा तो मानते रह जाओगे, ठीक ना। 3 का नाम 3 और 2 का नाम 2, यहां पर आया 3, यहां पर आया 2, अंतर लेते हैं तो 3 और 2 का अंतर कितना हुआ भैया, 1, कितना हुआ 1। अब इसका कर लेते हैं गुणा, 20 दूना 40 और 20 का नाम 20, और 40 और 20 का अंतर कितना आएगा 20। ये हो गई 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू आई कितनी 20, किसकी वैल्यू पता करनी है 3 की, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 ना। ये माँ की उम्र है और
ये बेटी की उम्र है, लेकिन कब, यह तो सवाल है। कब? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले माँ की उम्र है 60, अगर वर्तमान पूछता तो 10 हम ऐड करना पड़ता ना भैया, तो कितना हो जाएगा 70, इसमें भी 10 हम ऐड करेंगे ना, कितना हो जाएगा 30। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। वर्तमान आयु का अनुपात बताओ, वर्तमान आयु का अनुपात बताओ, कोई दिक्कत तो बताओ, ये है ना। अच्छा ठीक है, ये तो सवाल ठीक है। एक होता है एक्स मानने का तरीका, वो भी नहीं बताएंगे, कॉन्सेप्ट आएगा तो बताएंगे। एक होता है एक्स मानने का तरीका, एक होता है ये वाला तरीका, एक और तरीका। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है इसको हम तो लगा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से और समझा जाए। आओ इधर देखो, 7 और 4 होना। एक बार बताओ, क्या 7 और 4 को ऐसे समझो, 7:4 पहले ऑप्शन से खेलते हैं, तो सर कितना है 4:3। ये सब सवाल ऑप्शन से लगा देना चाहिए, ठीक ना। तो वही तो नहीं आता है, तो वही तो सिखा रहे हैं, और क्या सिखा रहे हैं, वो सभी तो सिखा रहे हैं ना। अगर हम इसको कहते हैं 7 और 4 है, तो या तो एक का ऑप्शन है माँ की 7 मानो, बेटा का 4 मानो। काहे इतना कम मान रहे भाई, है? या तो इसको 70 मानो और इसको 40 मानो। कह दो नहीं हम 700 मानेंगे, 400 मानेंगे, यार तब वो आ जाएगा। लेकिन 700 माँ की उम्र इतना बड़ा मानोगे, 400 बेटे की उम्र, कौन जीता है, कौन आया जीने के लिए, है? तो 70 और 40 मानना ज्यादा अच्छा है। बोलो हाँ या नहीं? ऐसा मानो जो लगे कुछ जेन्युइन भी हो तो 70 और 40 मान लेते हैं। जरा एक बात समझते हैं, 70 और 40 को लेकर के चलते हैं। 7 और 4 का अनुपात मतलब होगा 70-40 ना। 10 वर्ष पहले उनका अनुपात 3:1 था, और इसमें से 10 कम कर देते तो 70 में से 10 कम करोगे भैया कितना आएगा 60, और 40 में से 10 कम करोगे कितना आएगा 30, और इसका अनुपात कितना आएगा 2:1, जबकि 3:1 आना चाहिए था। पहला ऑप्शन गलत है, बात समझ में आती है, बोलो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन पर आते हैं, 4 और 3 यानी 40 और 30। 10 साल पहले कितना, तो कहोगे 30, 10 साल पहले कितना 20। किसका अंतर है, ठीक ना। कितना अनुपात है 2:3। कहाँ है 3 गुना है क्या, ये नहीं है। 10 साल पहले 20 होना हो जाएगा, हाँ सॉरी 30, हाँ ठीक है 20 सही था। ये भी नहीं हो सकता, ये भी खत्म। 7 और 3 यानी यहाँ पर 70 और यहाँ पर 30। 10 साल पहले कितना होगा ये 60 का, यानी माँ की उम्र होगी 60, और ये 2 साल पहले कितनी की उम्र होगी 20। 20 यानी 60, सही चल रहा है, सही चल रहा है ना। अगला मान लेते हैं। अब ये पहली बात सेटिस्फाई होगी। देखो जब ऑप्शन माना जाता है ना तो बातों को सेटिस्फाई करवाया जाता है। तो दूसरी बात देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कर रहा 10 वर्ष बाद। और 10 वर्ष बाद देखते हैं, ये तो उनकी वर्तमान है का बात है ना। तो 10 वर्ष बाद यानी 40 से 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। वर्तमान तो ये है ना, इसे थोड़े मान के चलोगे। 80 और ये कितना हो जाएगा 40, करा 2 गुना होना चाहिए, बिल्कुल है 2 गुना, कोई काट नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन है ना। तो चौथा भी दिखाइए, प्रयोग तुम ही कर लो, है ना। जो आ गया आंसर अगर तो वो सही होगा। चलो तो इस तरीके से भी लगा सकता। तो अगर आप हमसे पूछिए कि किस तरीके से लगाया जाए, जाहिर सी बात ऐसे सवालों को इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको जल्दी से जल्दी लगाने का तरीका है। जो भी तरीका लगाओ, जो भी तुम्हें, लेकिन वो तरीका जल्दी का होना चाहिए, ठीक है ना। अगर तुम्हें लगता है कि हम इसको जल्दी लगा सकते, तुम इसी को सोच लो। इसको लगता है जल्दी, इसी को सोचो। तो मैं लगता है हम एक्स लगाएंगे, बिल्कुल एक्स लगा लो, ठीक है ना। हो सकता है तुम्हारी एक्स में ही स्पीड तगड़ा हो, जनरली होता नहीं है, ठीक है। इसी वजह से उसको लोग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। चलो ये चीज समझ में आ गया होगा। अगले पे चला जाए, बहुत सवाल है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर की गति से जा रही है, वापसी में इतने की गति से तय की है, और कुल समय 6 घंटा लग रहा है। कहने का मतलब क्या है, यहां से एक जा रहा है, कितना गया है 80 किलोमीटर की स्पीड से, और आ रहा है 40 किलोमीटर के, आ रहा है क्या, हाँ। और कुल जाने और आने में कुल समय कितना लग रहा है 6 घंटा। 6 घंटा ना, 6 घंटा। तो इसका मतलब होगा कुल समय बराबर क्या लिख लेंगे, जाने का समय प्लस आने का समय। तो ये कितना है 6 है कुल समय। जाने का समय माने क्या था ना, समय है ना, तो दूरी है ना, और दूरी अपने को ज्ञात करनी है, यही तो पूछ रहा है। दूरी अपने को पता नहीं है, मान लेते हैं d है, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4। तो दूरी बटा कितना
80 प्लस यहाँ पर दूरी बटा क्या 40। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 80 गुणे 40। अच्छा एक बात बताओ, फिर से यहाँ पर एक चीज और हम आपको सिखाते हैं, 80 गुणे 40 कर लेते हैं, बोलो हाँ या नहीं, ये ना 80 गुणे 40 हम एल्फियम ले लेते हैं, हम 80 नहीं लेंगे, एल्फियम हम 80 गुणे 40 ले लेते हैं। यहाँ पर इधर गुणा होगा 40 का, इधर गुणा होगा 80 का, ठीक है ना। तो 40D प्लस 80D। यहां से अगर हम बात करें ये इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा 80 गुणे 40 बटा 40 और 80 कितना हो जाएगा 120, यानी 40 प्लस 80। डी का मान हो क्या है 40 प्लस 80, और इच्छा तो ऑलरेडी इधर है इक्वल टू डी। देखा जाए तो एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है, क्या अब देखते हैं। दूरी ज्ञात करने का तो तरीका क्या हो जाता है, पहली स्पीड हाँ, दूसरी स्पीड बिल्कुल सही है, दोनों को जोड़ रहे हैं, क्यों ना जोड़ा है, क्योंकि कुल समय दे रखा है। तो ये क्या है कुल समय है, ये क्या है फार्मूला है, कहां से आया है बेसिक से आया है, क्लियर। तो आपका तो हम ऐसा लगाएंगे तो फिर वही बात है, फिर वही थोड़ा सा गलती करोगे भाई, जब पता है कॉन्सेप्ट तैयार है तुम्हारा, जल्दी से बताया भी जा रहा है तो इसको लगाओगे ना, ये जल्दी में आएगा ना। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना बता दें क्या पूरा, तो क्या हो जाएगा ये 80 गुणे 40 बटा 120 गुणे 6 है ना, 40 तिहाई 3 दूना 6 8 दूना 16 160 किलोमीटर। बस देखो 2 लाइन का चीज है, दूसरी लाइन में आंसर आ जाएगा अगर ये चीजें पता रहे तो, ठीक है। तो ये कहां से है वो चीज समझ में आएगा। ये अगर कुल समय दिया होता, अगर वही कुल समय की जगह पर कह देता है अधिक या कम लगता है तो क्या बोलता अधिक या कम, 6 घंटे जब कर देता 6 घंटा अधिक या कम, तो सब कुछ वही करते, बस इसकी चाल का अंतर ले लेते, यानी 80 और 40 का क्या लेते हैं यहाँ पर अंतर, बस और कुछ नहीं, यानी दूसरा सवाल बन गया है ना। तो इसमें दूसरा सवाल भी है, चलिए अगले को देखा जाए, वरना फिर इसी सवाल को ना बहुत सारे सवाल बनते फिर बताते रह जाएंगे, यही वाला फिर यही क्लास नहीं खत्म होगा, है ना। अगला सवाल लगाइए। यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है और फिर बहाव की उल्टी दिशा में यात्रा करती है, यानी अनुप्रवाह जाती है और ऊर्ध्व प्रवाह जाती है। तो इस यात्रा में कुल 40 घंटे का समय लगता है, तो बताओ जरा एक बार बताओ समय बराबर क्या होता है भैया, अब कहोगे दूरी बटा चाल होता है, यही होता है भैया, ये ना कहोगे। कुल समय बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कहोगे धारा के साथ जाने में लगा समय, जाने में लगा समय प्लस धारा के विपरीत आने में लगा समय। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को भी, भाई कुल समय होगा, हम धारा के साथ जा रहे हो और उधर से हम आ रहे हो, ये हमारा कुल समय होगा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, कुल समय यह मान लेते हैं t है, अगर तो दूरी जितना जा रहे हैं उतना इसमें कर रहा है, उतना हम आ रहे हैं, ठीक ना। तो d बटा धारा के साथ क्या होती है चाल, यक्स प्लस वाई, यानी नाव और धारा की चाल को जोड़ देते हैं, वही धारा के साथ चाल होती है, यानी अनुप्रवाह, इसी को बोलते हैं अनुप्रवाह चाल। बोलो तो दूरी बटा चाल और अनुप्रवाह भी एक प्रकार का चाल है, तो एक्स प्लस वाई प्लस डी बटा एक्स माइनस वाई। ये ऊर्ध्व प्रवाह है, नाव में से धारा की चाल को घटाते हैं तो ऊर्ध्व प्रवाह चाल होता है। ये अपना कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, इसी कॉन्सेप्ट पर धीरे से मात्र रखना है, कुछ नहीं करना, धीरे से रखना है। क्या 40 घंटे का समय, कोई दिक्कत नहीं, लगा लेते हैं। दूरी कितना है 364 बटा, और कुछ देर रखा है, करा नाव की गति 20 प्लस वाई प्लस 364 बटा 20 माइनस वाई, ये आ गया, ठीक ना। बोलो अब ऐसे सवाल को हम देखते हैं कि आप लोग लगते हैं द्विघात समीकरण सॉल्व करने, क्यों भैया धारा का मान पूछ रखा है तो चारों फनों में तो दे रखा है, अगर पूछा है तो दिया है, हाँ या नहीं, ठीक है ना। धुआं उठा है तो आग लगा है, तभी तो धुआं उठा है, तो इसका मतलब धारा पूछ है तो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन से रखेंगे y की वैल्यू और रख करके सेटिस्फाई इसको कराएंगे, तो इसको सेटिस्फाई जब कराएंगे तो इसका और प्लस ये इन दोनों का योग 40 के बराबर आना चाहिए, वही ऑप्शन सही होगा। बोलिए हाँ या नहीं। आइए पहले ऑप्शन रखते हैं,
10, 20 और 10 30, 30 से कटबे नहीं करेगा, 30 से नहीं कटेगा, दशमलव में है ना। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि दशमलव को भी मिलाने पर, क्योंकि दशमलव का योग 40 नहीं होता है क्या, बोलिए 20.5 और नहीं 0.5 जोड़ेंगे तो 40 नहीं आएगा क्या, होता है ना। तो रेयर केस में ऐसा होता है कि दशमलव वाला सही होता है, ठीक है ना, रेयर केस में। तो 10 तो नहीं रखेंगे, फिर यहाँ पर 10 रखेंगे, फिर वो भी दशमलव दे देगा, वो भी तामझाम बढ़ा देगा, तो 10 तो खत्म हो गया। अब बचा दूसरा ऑप्शन 8, है ना, 8 को रखते हैं। तो 20 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा 28, और यहाँ पर 364/28, चालू तो करते चले 28, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये कर तो रहा 14 दूना 28, और 14 दूना 28, 8 बचा ना, 14 छक्के 84, है ना। और दूसरे कितनी बार में कट जाएगा, 13 बार में, यानी इधर आया 13, है ना। इधर देखते कितना आएगा, इधर 364/20, क्या माने हैं 8 ना, तो 20 में से 8 जाए 12, 12 से इसको काटते हैं 12, ये भी तो फॉलो मारा है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी 8 भी नहीं होगा, 8 भी खत्म, चलो 8 वाला भी खत्म हो गया। तो 10 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, अब क्या बच रहा है 4, है ना। कदम ऐसे तो रखते चलेंगे, तो जल्दी जल्दी देखो ना कि कौन सा दशमलव आ रहा, दशमलव आ रहा तो उसको हटाओ तुरंत। 4 को देखो, 4 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बिल्कुल कट, 4 9 36, अरे कहाँ काट रहे हो, डायरेक्ट उसको काट रहे हैं, हाँ 20 4 24, तो 364/24, 4 छक्के 24, और 4 9 36, 4 1 9 4, 6 से 91, ये भी दशमलव काट रहा है, ये भी नहीं होगा ना। तो एक का ऑप्शन बचा, उसको रख करके प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो तो सही होगा। तो 364 कितना है वो 6 है ना, तो 20 और 6 26, 13 दूना 26, 13 से काटिए, 13 दूना 26, 6 4 10, 4 बचा ना, कितना होता 13 8 और ये 14, यानी कितना आया 14, प्लस इसमें देखते हैं कितना आएगा 364/6 माने ना, तो 20 में से 6 जाए, ये 14 दूना 28, और कितना हो जाएगा ये 14 दूना 28, और कितना बचा यहाँ पर 8, 14 छक्के 84 26, यानी 14 और 26 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 40, इसका मतलब 6 वाला सही है। अब द्विघात समीकरण सॉल्व करने जाएंगे ना तो वो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। इसमें तो कभी कभी आपका भाग्य होता है, मान लीजिए आप पहला ऑप्शन उठाए, मन किया आपको चलो 6 मारते हैं, है ना, तो 6 लगा दिए, पता चला आपका सही हो गया, तो काम बन जाएगा आपका, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, नोट कर लेना, और समझ में आया तो अच्छी बात है, दिमाग में ही नोट कर लेना। अगला देखो, कितना फॉलो, हाँ 2 3 फॉलो है यार। एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर है और 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग इसके किनारों को केंद्र में रख करके उनके समानांतर एक दूसरे को काटते हैं, तो मार्गों का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो फिर चीजें समझ में आ जाएगी। देखो क्या है, वर्गाकार खेत है, खेत को वर्गाकार करो, तो वर्गाकार नहीं दिख रहा तो मान लेना कि वर्गाकार है, ठीक है। ये इसका किनारा कितना है 110 का, क्या करा बीचों बीच 5 मीटर चौड़ाई का, तो इसका मतलब ये 5 मान लें 5 मीटर चौड़ाई का, ठीक है। इधर भी और इधर से भी ये मान लेते हैं, और पूछ रहा इसी का हमको एरिया बताओ, कुछ भी पूछ सकता है इसी का एरिया बताओ, बचे हुए का एरिया बताओ, किसी एक का एरिया बताओ, अभी सब बता देते हैं, ठीक है ना, सब बता देते हैं। इतना हो गया। अब एक बात बताओ, अब अपने को पता करना है मात्र इसका क्षेत्रफल। जरा बताओ ये वर्ग था हाँ या नहीं, जरा बताओ ये कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये कितना, अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, तो कहोगे ये भी 110 होगा, बोलो। और फिर ये कहोगे अगर ये 5 है तो ये कितना है, ये भी 110 होगा, क्योंकि ये सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ये आयत पर भी सवाल बन सकता है ये, ठीक है ना, इस पर आयत पर भी सवाल बनते हैं। तो ये हो गया। अब बताओ ये रास्ता कैसा है, तो कहोगे आयताकार है, क्या है आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, कहोगे लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और निकाल लेते हैं। पहले आयत कितना हो जाएगा 5 गुणे
110 और एक और है 5 गुणे 110। बोल ये कितना हो जाएगा भैया? 2 5 10 1100। ये आ गया आयत का क्षेत्रफल। अरे आयत का क्षेत्रफल रास्ते का क्षेत्रफल। लेकिन एक बात जरा बताओ, यहाँ पर जब हम एक बार, जरा चीजों को समझना, यहाँ पर जब हम एक बार इसको रास्ता बनाए हैं तो ये वाला रास्ता हमारा पहले बन चुका था। बोलो, तो जब हम इधर से बनाएंगे तो ये इतना छोड़ना पड़ेगा ना एक बार, क्योंकि एक बार पहले बन चुका है। अगर नहीं समझ तो ऐसे समझो, मान लेते हैं तुम खेत में काम कर रहे हो और तुम्हें हम एक रास्ता को कर रहे हैं घास छीलो कुदाल लेकर के। तो जब घास छीलते हुए आओगे तो ये वाला तो घास ऐसे यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म कर दोगे इस कहानी। जब इधर से जाओगे यहाँ तक तो कहोगे अरे ये तो घास खुदा छिला हुआ, तो इसको फिर से करोगे क्या? नहीं ना। तो यहां से लेकर के यहां तक एरिया तुम्हें दूसरी बार में क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। अर्थात ये 5 है और ये भी 5 है, क्योंकि ये देखो ये 5 है कि नहीं है और ये वाला भी 5 है कि नहीं है, यानी 5 गुणे 5 इसमें से माइनस होगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी तुम बना चुके हो रास्ता। ठीक है ना। फिर से रास्ता बना करके पैसा मत उठाओ फरकार के खाते से। तो 110 अरे सॉरी 1100 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 1075। ये इसका एरिया। ठीक है। अगर पूछा होता अब कि इसका एरिया बताओ बचे हुए का, रास्ते से बचे हुआ का एरिया बताओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? मुझे खबर तो क्या हो जाएगा? ये 121 के आगे डबल 0 और ये इसका कितना है? 1075 माइनस कर देते हैं क्या आ जाता है? इन सभी का एरिया चारों का। जरा कितना हो जाएगा बताओ? 5 कितना हो जाएगा? 2 0 1 1 है ना। अगर पूछता किसी एक का बताओ तो क्या करते? बटे 4, क्योंकि ये चारों भाग बराबर होते हैं, तो वही बोल रहे थे। ठीक है। और ये बातें समझ में आया ना कि क्यों एक बार निकाल दिए हैं? क्योंकि एक बार रास्ता बन चुका था, दोबारा वो वाला नहीं बनेगा। ठीक है ना। चलो इसको निकाल लो। अगला फल जरा देखो। अगला फल एकदम उस टाइप का है, देखने में छोटा लगे और घाव करे गंभीर, तो कुछ उसी टाइप का है ये। ठीक है ना। देखो क्या है सवाल। x टू द पावर 2/3 प्लस x टू द पावर 1/3 इक्वल टू 2 करा। इसको संतुष्ट करने वाले x के मानों का योग बताओ। देखते दोनों बच्चों का घन कर देते हैं। क्या करना है? घन कर दो। कैसे दिमाग में है? अरे भाई बटा 3 है, बटा 3 है, घन करेंगे तब तो हटेगा वो, इसी में से दिमाग में आ गया। जरा बताओ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? कहोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में a प्लस बी, ये तो कहोगे। और इसको लगा लेते हैं, फार्मूला नोट कर लेना। a क्यूब यानी इसका क्यूब करेंगे। जरा बताओ x का 2/3 का क्यूब करोगे तो ही तो होगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? x² प्लस फिर b का क्यूब करोगे तो इसका क्यूब करोगे तो x पर 1/3 और उसका क्यूब करोगे तो f तो बच रहा है प्लस 3ab, यानी x पर 2/3 गुणे x पर 1/3। समान आधार पर घातों को जोड़ लेते हैं तो 2/3 और 1/3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3/3 अर्थात 1, यानी क्या आया यहाँ पर? x। भाई x पर एक घात ही है, x पर घात चल रहा है ना ये। अब क्या बचा है? a प्लस बी, और a प्लस बी जो था अगर इसको क्यूब ना करे थे जब हम, तो a प्लस बी यही तो है। इसकी वैल्यू कितनी है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। और इसी का बराबर क्या है? इसका क्यूब कर रहा था तो 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? x² प्लस 3 दूना 6, 6x और 1x मिलकर के 7x है ना, माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये x² प्लस 8x माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गुणा करने पर 8 आना चाहिए, दो संख्याओं का जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 8 एक 9 8, 8 में से 7 है ना। ये प्लस वाली वैल्यू ज्यादा तो इसको ज्यादा वाला लेना पड़ेगा, तो वही ले रहे हैं। तो 8x में से x जाए, इतना हो गया। x कॉमन है ना, x प्लस 8 माइनस 1 कॉमन है। जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो मैथ में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है ना। अब क्या कॉमन है? x प्लस
8 क्या बचा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, -8, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, +1। यहाँ पर x कितनी मान आए, 2 मान। कह रहा है उसका योग क्या होगा इन दोनों मानों का, तो दोनों मानों का योग क्या होगा, यानी -8 को 1 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। वही पूछ रहे हैं, -7 वही पूछ रहा था। वही तो बोले सवाल छोटा है लेकिन खतरनाक है। अगर ये नहीं जान पाए यहाँ पर क्यूब होगा, क्यूब करना है, तो फिर दिक्कत है, फिर नहीं सॉल्व कर पाओगे इसको। ठीक है, तो नोट कर लेना इस चीज को। अब इसके बाद फिर लास्ट सवाल है, आज का लास्ट सवाल है। ठीक है ना, ये नहीं सोचना कि हमेशा का लास्ट सवाल है, चलो अच्छा हुआ अब नहीं बताया जाएगा, है ना। नहीं नहीं, अभी प्रैक्टिस करा जाएगा, अभी और कराया जाएगा। ये वाला सवाल देखो, अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सवाल नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते, कुछ भी कर लो तुम। सवाल है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है 8, 13 और 15 सेंटीमीटर है। ये देखो त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसकी बातों को समझ लेते। त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये कोण है, तीनों कोण है, और ये क्या है, ए बी, सी के सामने की भुजा आएगी, ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, और सी के सामने की भुजा, क्या कर रहे हैं, स्मॉल सी। त्रिभुज की बातों को समझना थोड़ा सा, ठीक है ना। त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, 3 कोण हैं, 3 भुजाएं हैं, तभी तो त्रिभुज है। 3 भुजाओं की गिरी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तो 3 शीर्षलंब भी होंगे। 3 क्या होंगे, शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होता है, शीर्ष से डाला गया लंब, ये देखो मान लेते हैं डी, ये देखो मान लेते हैं ई है, और ये देखो मान लेते हैं ये इसके शीर्षलंब है, समझेगा। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या रखी हैं, 8, 13, 15, 8, 13 और 15, यानी भुजाएं दे रखी हैं 8, 13, 15, और शीर्षलंब पूछ रहा है, शीर्षलंब का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या होगा वो हम बता देते हैं। भुजाओं को उल्टा करके अनुपात कर देना, नोट करके लिखो कि भुजाओं को उल्टा करके अनुपात करने पर शीर्षलंब का अनुपात पता चल जाता है, यानी 1/8 अनुपात 1/13 अनुपात 1/15, ये शीर्षलंब का अनुपात होगा। पर भुजाएं पता है तो ठीक है ना, क्लियर। वैसे शीर्षलंब का अनुपात होता है, और यही सवाल है, इससे डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप कर लेते हैं इसको। तो अब 8, 13, 15 नीचे है ना, ये टेढ़ा है, अब जो टेढ़े होते हैं उसे सीधा करना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है कभी कभी। तो 8 यहाँ पर नीचे है ना, तो 13 और 15 बचा, यहाँ पर क्या कर देंगे, 13 × 15 अनुपात है। जो जिसके नीचे है ना उसको हटा दो, बाकी को लिख दो, वही अनुपात हो जाता है उसका। तो 13 नीचे है, हटाओ इसको, 8 और 15 लिखेंगे हम, 15 इसके नीचे, तुम भी हट, 13 × 8 लिखेंगे, बस इसी को कर लो, इसी को कर लोगे तो आ जाएगा। 15 था 150 और 15 थी 45, 150 45 यानी 195 है ना, 15 8 120 है ना, और ये क्या हो जाएगा 104 है ना। कौन सा सही होगा, 195, 120, 104 पहला ऑप्शन सही है, बस। तो शीर्षलंब भी समझ में आया होगा। और शीर्षलंब एक जगह पर केंद्रित होते हैं, एक बिंदु पर, ठीक है, केंद्रित होते हैं, ठीक है, जिसे उसका लंब केंद्र बोलते हैं त्रिभुज का, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आएंगी, और अगर समझ में आएंगे तो अपने दोस्तों के भी पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।